तो आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिस लेक्चर के अंदर हम लोग आज रेजोनेंस और रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस एनर्जी, ये सारे कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लिखिए, द फेनोमेना ऑफ रेजोनेंस was proposed by Heisenberg. The phenomena of resonance was proposed by Heisenberg. Heisenberg नामक साइंटिस्ट ने पहली बार रेजोनेंस फेनोमेना को देखा था। रेजोनेंस एक्चुअली देखिए वो एज सच रेजोनेंस कुछ होता नहीं है, इट इज अ हाइपोथेटिकल मॉडल। हाइपोथेटिकल मॉडल का मतलब होता है कि ये सच में एग्जिस्ट करता है, ऐसा किसी ने भी नहीं देखा है। लेकिन अगर जितने भी थ्योरीज हम पढ़ रहे हैं, एक चीज बहुत ही कॉमन है उन सारी थ्योरीज में, क्या है वो कॉमन चीज मैं आपको बताता हूं। कोई भी थ्योरी 100% करेक्ट नहीं है, बट एवरी थ्योरी एक्सप्लेन सम और द अदर प्रॉपर्टी ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड। तो हाइजेनबर्ग ने पहली बार देखा कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इससे आपको खासा क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार का रेजोनेंस से कैसे हमें मदद मिली बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट में। सपोज करिए ये ओजोन का एक स्ट्रक्चर है, और इस ओजोन के स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड लेंथ देखा गया वो कैसे देखा गया, तो जो यहां डबल बॉन्ड था इट वाज ऑफ 121 पिकोमीटर, एंड जो इस तरफ लेंथ था वो सिंगल बॉन्ड था, इट वाज ऑफ 142 पिकोमीटर या 148 पिकोमीटर टू बी मोर स्पेसिफिक, 148 पिकोमीटर। ये डिस्टेंसेस देखे गए इन दोनों के बीच में। फिर अगर कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी देखे गए कि बीइंग द ओरिएंटेशन सेम, इस तरफ इसका स्ट्रक्चर कितना था 121 पिकोमीटर और एक तरफ कितना था 148 पिकोमीटर, और एक ऐसा भी स्ट्रक्चर देखा गया जो एक्चुअली प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में, जहां पर इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो देखने को मिला कि ये दोनों के दोनों ना 141 है ना 148 है, ये एग्जैक्टली जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 128 पिकोमीटर हमें एग्जैक्टली ये मिल रहा था। दिस वाज 128 पिकोमीटर एंड दिस वाज आल्सो 128 पिकोमीटर। तो साइंटिस्ट लोगों के मन में ये समझ में आया कि खास करके हाइजेनबर्ग ये समझ पाए कि अगर ये मैं अगर कोई भी एक थ्योरी, जैसे सपोज करिए हम लोगों ने अभी कॉसल लुईस स्ट्रक्चर पढ़ा, या अभी हम लोगों ने वेरियस थ्योरीज पढ़ी, ऑक्टेट रूल पढ़ा, उन सारे थ्योरीज से जब हम पढ़ रहे थे तो एक तरफ जहां पे सेकंड माने दो बॉन्ड थे, बॉन्ड लेंथ जहां पे नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होता है वहां बॉन्ड लेंथ कम होता है, इसलिए यहां पे 121 पिकोमीटर है, और जहां पे बॉन्ड की संख्या कम होती है उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, ये 148 या 142 पिकोमीटर के आसपास है। अब ये दोनों जो स्ट्रक्चर है, ये ओरिजिनल जो पाए जाने वाला स्ट्रक्चर है वो दोनों में से किसी के भी साथ रिजेंबल नहीं कर रहा है, बिकॉज जो स्ट्रक्चर ओरिजिनल पाया गया उन दोनों में क्या देखा गया कि दोनों ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ था वो कितना था 128 पिकोमीटर, whereas this was also unable to explain this structure and this was also unable to explain this structure। तो हाइजेनबर्ग ने बोला कि जरूर कहीं ना कहीं कोई एक फेनोमेना है जिसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं, और रेजोनेंस क्या करता है, ये कॉन्जुगेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ध्यान रखिएगा, कॉन्जुगेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मूव कराता है विद द हेल्प ऑफ पाई बॉन्ड, मूव कराता है विद द हेल्प ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के हेल्प से इसको क्या कराता है, मूव कराता है। पाई बॉन्ड के हेल्प से जब मूव कराएगा तो कॉन्जुगेशन में ऐसा देखा गया कि यहां पे जो ऑक्सीजन था और ये वाला ऑक्सीजन था और ये ऑक्सीजन था, अगर यहां पर बॉन्ड है तो ये बॉन्ड को क्या कर रहा है, वो तोड़ रहा है। जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और इसके पास पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन तो रहा ही होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 में से एक इसके साथ बॉन्डिंग में गया तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरफ बॉन्ड बन गया तो इधर वाला बॉन्ड खाली, और इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या देखने को मिला कि कुछ इस प्रकार से, जहां पे इस तरफ बॉन्ड बना और इस तरफ रेजोनेंस खाली। अब इन दोनों को कंबाइन करके हमने जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो देखा गया कि ये अगर फर्स्ट ऑक्सीजन है, ये सेकंड ऑक्सीजन और ये थर्ड ऑक्सीजन, ये फर्स्ट ऑक्सीजन, ये सेकंड ऑक्सीजन, ये थर्ड ऑक्सीजन, जो कि यहां पर भी आप देख सकते हैं, बीच वाले को फर्स्ट बोल रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड वाले को सेकंड और थर्ड वाले को उधर वाले को थर्ड। तो एक स्ट्रक्चर में ऐसा देखा गया, यहां पे कौन सा करेक्टर है, सिंगल बॉन्ड करेक्टर। एक स्ट्रक्चर में क्या देखा गया, यहां पे कौन सा स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर। सिमिलरली एक स्ट्रक्चर में क्या देखा गया, यहां पे कौन सा स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड, और यहां पे कौन सा है, सिंगल बॉन्ड। तो अगर इन दोनों का एवरेज लिया जाए तो ये 142 पिकोमीटर है या 148 पिकोमीटर है, और ये 121 पिकोमीटर है। तो जो इन दोनों का एवरेज लेंगे तो कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूं यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, तभी ये 128 पिकोमीटर का बीच का कुछ बॉन्ड लेंथ बनेगा। और
जब मैं इन दोनों का भी एवरेज लेता हूं, यहां पर ये कितना है 121 पिकोमीटर और यहां पर ये कितना है 148 पिकोमीटर, और इन दोनों का भी जब मैं एवरेज लेता हूं तो यहां पर भी मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि ये भी क्या है 128 पिकोमीटर। और ये दोनों स्ट्रक्चर मिलके जो एक्चुअल पाए जाने वाला जो नेचर में जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कर पा रहा था, एक्सप्लेन कर पा रहा था। और इन दैट टर्म ओनली वी हैव अंडरस्टूड द कांसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या करता है, अगर एक स्ट्रक्चर कंप्लीटली एक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन नहीं कर पा रहा होता है तो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर जब मिलकर एक पर्टिकुलर ओरिजिनल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ही जो फेनोमेना आता है वो क्या होता है, रेजोनेंस। तो देखिए क्या लिखा है, द फेनोमेना ऑफ रेजोनेंस वाज प्रपोज्ड बाय हाइजेनबर्ग, फुल स्टॉप। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट whenever a single Lewis structure cannot describe all the properties of a molecule, सारी प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल को एक स्ट्रक्चर डिस्क्राइब नहीं कर पाता है। a number of structure with similar energies, position of nuclei, bonding and non-bonding pair of electron, are written to describe all the properties, full stop. Then the phenomena is called as resonance. क्या बोला, समझ में आया? एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के सारी प्रॉपर्टी अगर नहीं दिखा पा रहा है तो हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाकर उसकी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। कंडीशन ऑफ डेफिनेशन यही है कि उसमें नंबर ऑफ स्ट्रक्चर सिमिलर एनर्जी का होना चाहिए। सेकेंड, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई शुड नॉट चेंज। थर्ड, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। जब जब ऐसा होता है तो जो फेनोमेना है उसको रेजोनेंस बोलते हैं, और जो दो स्ट्रक्चर जो मिलकर किसी एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो लिखिए उसके नीचे, द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन these contributing structures, the actual structure is in between these contributing structures is known as resonance hybrid, तो ये जो इन दोनों को मिलाकर बना इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। एज सच हाइब्रिड का मतलब आपको पता है, एक से ज्यादा चीजें जब मिलकर कोई चीज बनता है दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड स्ट्रक्चर। एंड डिफरेंट इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। डिफरेंट इंडिविजुअल स्ट्रक्चर जो है उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। और कैनोनिकल CANONICAL कैनोनिकल स्ट्रक्चर, द फेनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस। ये जो फेनोमेना है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस कैसे होता है तो वो समझ में आना चाहिए। इसके पास इसका क्या है, अपना लोन पेयर है। लोन पेयर जैसे ही यहां शिफ्ट होगा ये लोन पेयर बन जाएगा, और यहां पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हुआ तो ये इधर लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इन दोनों को रेजोनेंस करेंगे तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है। याद रखिएगा, कॉन्जुगेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्स विद दी पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन से ही वो मूव करता है।
तो ये दोनों स्ट्रक्चर मिलके जो स्ट्रक्चर बनाता है उसी को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये अपनी कॉपी में आप बना लें। देन एक आध रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग अभी देखते हैं। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। जल्दी से इसको बनाइए, फिर मैं दिखाता हूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजोनेंस होगा, वैसे रेजोनेंस एक बार और पढ़ेंगे हम लोग, कहां पे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वापस से एक बार और रेजोनेंस पढ़ेंगे। पर अभी फिलहाल चूंकि बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो बॉन्डिंग में ये बॉन्ड लेंथ आ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ को डिस्क्राइब करने के लिए जो आइडिया ऑफ रेजोनेंस हमें चाहिए था वो मैंने आपको दे दिया है। 1-2 स्ट्रक्चर दिखाता हूं जिससे आपको समझ में आए कि रेजोनेंस क्या होता है। मिटा दूं इसे, ऊपर वाला ये मिटा दूं। चलिए, तो ये रेजोनेंस कैसे कराते हैं वो भी अभी आपको सीखना होगा, बिकॉज अभी आप रेजोनेंस करना भी नहीं सीखे हैं। वैसे तो बहुत अच्छे से हम लोग सीखेंगे जब हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे होंगे। काफ़ी सारे असाइनमेंट दूंगा मैं जिससे आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की जो क्षमता है वो इम्प्रूव कर जाएगी। फिलहाल आप एक स्ट्रक्चर देखिए जिसे मैं फिनोल बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं? फिनोल। ध्यान से देखिएगा, दिस इज फिनोल। और फिनोल का जो स्ट्रक्चर होता है वो समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है। अब देखिए, ये लोन पेयर जब ऐसा यहाँ आएगा तो ये जो बॉन्ड है वो वापस से एक नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। और ऑक्सीजन चूंकि अपना लोन पेयर दे रहा है तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये स्ट्रक्चर इसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये आ जाएगा हाइड्रोजन। यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, बाकी सारे बॉन्ड ऐसे ही रह जाएंगे। अब ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे आएगा तो फिर ये बॉन्ड जो है वो टूट के फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड हो, इसके ऊपर पॉजिटिव और यहाँ हाइड्रोजन। वापस से इसके बाद एक बार और रेजोनेंस कराएंगे तो ये इधर आएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर। तो मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ नीचे बना रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर बनेगा जहाँ पर यहाँ बॉन्ड होगा, यहाँ बॉन्ड होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ प्लस और इस पर हाइड्रोजन। और लास्ट बार जब रेजोनेंस होगा तो जो ऑक्सीजन से आपने लोन पेयर लिया था वो लोन पेयर वापस से किसको मिल जाएगा? वो वापस से ऑक्सीजन को मिल जाएगा, क्योंकि ये यहाँ जैसे ही बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड ऊपर उठ के रेजोनेंस। तो इस प्रकार से इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए। दिस वाज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस वाज द सेकंड स्ट्रक्चर, दिस वाज द थर्ड स्ट्रक्चर, दिस वाज द फोर्थ स्ट्रक्चर एंड दिस वाज द फिफ्थ स्ट्रक्चर। इस प्रकार से आपने एक लोन पेयर को पूरे रिंग में क्या कर दिया? डीलोकलाइज कर दिया। लोकलाइजेशन मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे स्थापित करना। डीलोकलाइज करना मतलब उसको भुला देना, एक जगह से दूसरी जगह घुमा देना। इसको डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यहां पर खास करके डीलोकलाइजेशन ऑफ क्या हुआ? लोन पेयर हुआ। यहां पर डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर हुआ। तो इधर आप लिख देंगे डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर। और ये एलपी का डीलोकलाइजेशन होके क्या हो गया? रेजोनेंस हुआ। एलपी का डीलोकलाइजेशन होके क्या हो गया? रेजोनेंस। ये रेजोनेंस हो गया। गॉट इट? अब नेक्स्ट हमारा, जब कभी भी मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं तो उसके बाद अगला स्टेप होता है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड को तैयार करना। रेजोनेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो इन रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? एक ऐसा स्ट्रक्चर जो इस पांचों के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करे? दर्शाए, उसको रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहले और पांचवें स्ट्रक्चर में कुछ चीजें आपको बदलाव दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट स्ट्रक्चर में दी बॉन्ड वाज बिटवीन दिस एंड दिस, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। वेयर जब आप लास्ट स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया है। नाउ इट इज अ बॉन्ड बिटवीन दिस, दिस एंड दिस। दिखाई दे रहा है? अगर मैं इसे नंबरिंग करूं तो दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, दिस इज 6। बॉन्ड कहां कहां प्रेजेंट है? 1 और 2 के बीच में, 3 और 4 के बीच में और 5 और 6 के बीच में। वेरएज यहां पर अगर मैं देखूं तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। बॉन्ड कहां कहां प्रेजेंट है? 2 और 3 के बीच में, 4 और 5 के बीच में, 6 और 1 के बीच में। आप देख पा रहे होंगे कि जो पूरा का पूरा बॉन्ड है वो एक बार क्या कर गया? शिफ्ट कर गया, शिफ्ट हो गया है बॉन्ड। तो अब 1 और 2 के बीच में यहां पर डबल बॉन्ड है और यहां पर सिंगल बॉन्ड। तो देखा जाए तो इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या आएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो यहां पे आपने पार्शियल डबल बॉन्ड कर दिया।
इस तरह से आप देखेंगे तो हर स्ट्रक्चर में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता जाएगा, और ऐसे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आप यहां पर भी दिखा सकते हैं कि यहां पर भी क्या था, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर था। और इसी को जब हम लोग लिखते हैं तो यहां पे क्या लगा देते हैं, एक जीरो, दैट इज कॉल्ड एज बेंजीन रिंग। Why it is benzene ring? Because the electron of oxygen was delocalized in the entire ring. तो ये जो रिंग बना, इसी रिंग को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, और इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, OH, और यहां पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जाता है। ये समझ में आ गया? तो दिस इज कॉल्ड एज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इन सब का रेजोनेंस हाइब्रिड मैंने यहां पर बना दिया है। रेजोनेंस हाइब्रिड जब भी बनेगा वो इस प्रकार से एक बड़े डब्बे में बनेगा, जिसके अंदर सारे जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन उसके अंदर रहता ही रहता है। अब ये एक चीज और यहां आप दिखा सकते हैं कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा था, डेल प्लस चार्ज, यहां पर डेल माइनस, यहां पर डेल माइनस, और यहां पर डेल माइनस चार्ज भी डेवलप हो रहा था। देख पा रहे हैं? इसके रिस्पेक्ट में यहां पर नेगेटिव चार्ज आया है, फिर यहां एग्जैक्टली उसके अपोजिट, और फिर उसके ठीक बाजू में। तो दोनों बाजू में और एग्जैक्टली अपोजिट, दोनों बाजू में और एग्जैक्टली अपोजिट। ये जो दोनों बाजू वाला पोजीशन होता है ना, जहां पे ये लगा हुआ उसके ठीक बगल वाला जो पोजीशन होता है ना, उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। याद रखिएगा, ये नाम है इस जगह का, इन दोनों को ऑर्थो बोलते हैं। इसके ठीक बाद वाला जहां पे मैं ये स्क्वायर बना रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज मेटा पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं, मेटा पोजीशन बोलते हैं। और फाइनली जो यहां पर अगर सपोज मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, तो ठीक इसके अपोजिट जो होता है उसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो एक किसी भी बेंजीन में जिसमें एक ग्रुप लगा होता है, उसमें दो ऑर्थो, दो मेटा और एक पैरा पोजीशन प्रेजेंट होता है। ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। नहीं आ रहा है ना, वो तो रेजोनेंस करके हमने देखा ना कि वहां पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है। अब नहीं आ रहा है रेजोनेंस करके, तो मैं कैसे डाल दूं उसके ऊपर, मेटा पोजीशन के ऊपर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं जाएगा जब कभी भी मैं फिनोल का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। एक और मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं जहां पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ किया जा रहा है। अभी क्या है देखिए, लोन पेयर दिया गया है सिस्टम को। अभी एक एग्जांपल बनाऊंगा जहां पे सिस्टम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा। दिखाता हूं एक एग्जांपल बना के। तो ये पूरा बना लिया सबने, जल्दी जल्दी बनाइए, रेजोनेंस आज कंप्लीट करना है। ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज ओनली कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। अच्छा, मैं यहीं पर एक चीज और आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं। अगर आपने यहां तक कंप्लीट कर लिया है तो एक चीज और डिस्कशन करके हम लोग सीखते हैं। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट? इलेक्ट्रोनेगेटिव। पर आप देख पा रहे हैं दूसरा, तीसरा और चौथा स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। यहां भी पॉजिटिव, वहां भी पॉजिटिव और यहां भी पॉजिटिव। वेयर एज जब आप सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को ही देख रहे हैं तो ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव, यहां भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव और यहां भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव। तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव का होना और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव का होना अपने आप में उसके अनस्टेबिलिटी के लिए बहुत कुछ है, अनस्टेबल है। तो आउट ऑफ दिस 5 स्ट्रक्चर ओनली 2 आर स्टेबल स्ट्रक्चर, 3 आर अनस्टेबल स्ट्रक्चर। तो अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 1 विल बी इक्वल टू 5, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें और इसमें चार्ज नहीं है। याद रखिएगा, वैसे तो नियम मैं लिखवा दूंगा, नियम कहता है कि कोवेलेंट बॉन्ड जिस भी कंपाउंड में जितना ज्यादा है दैट इज ऑलवेज मोर स्टेबल। यहां पे चार्ज नहीं है, चार्ज बनेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड खत्म हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड खत्म होगा तो चार्ज स्ट्रक्चर और नॉर्मल न्यूट्रल स्ट्रक्चर में न्यूट्रल स्ट्रक्चर ऑलवेज स्टेबल होता है। तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर ये दोनों आ गया। फिर चार्ज स्ट्रक्चर, तो ये 3 चार्ज स्ट्रक्चर हैं। इनमें से एक केस ऐसा है जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव अगल बगल में, लाइक चार्जेस जितनी दूर हो उतना अच्छा, क्योंकि लाइक चार्जेस क्या होते हैं? रिपेल ईच अदर। अनलाइक चार्जेस जितने पास हो उतना स्टेबल। तो अब देखिए, इसमें पास है और इसमें पास है, पर यहां पर सबसे दूर दूर है, तो जहां पर दूरी ज्यादा है वो सबसे पीछे, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 4। और फाइनली कौन सा स्ट्रक्चर होगा? 3। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ RS, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, स्टेबिलिटी ऑफ RS।
नियम लिखवा देंगे, टेंशन मत लीजिए, सारा चीज मैं नियम में लिखवा दूंगा, पर सीख ले रहे हैं कि किस किस तरह से क्या क्या चीजें होती है। गॉट इट? तो ये रेजोनेट, ये किस लॉजिक से आया वो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा कि किस लॉजिक से आपने इसको स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस प्रकार से प्रोवाइड किया। लिखें, रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, इन ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। किसको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे? यहां पर ये जो पांचों स्ट्रक्चर है इसी को आप क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। इन ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर पोजीशन ऑफ एटम शुड बी सेम। पोजीशन ऑफ एटम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या हमारे जितने भी स्ट्रक्चर हमने बनाया उसमें पोजीशन ऑफ एटम सेम है? हम एटम्स की पोजीशन को नहीं चेंज कर रहे हैं। व्हाट वी आर चेंजिंग? वी आर चेंजिंग द पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड। आप सिर्फ पाई बॉन्ड चेंज कर रहे हैं ना। दिस पाई बॉन्ड क्या होता है? ओह, डबल बॉन्ड। पहला बॉन्ड के बाद वाला बॉन्ड ही ना चेंज कर रहे हैं। सिंगल बॉन्ड चेंज हो रहा है, डबल बॉन्ड वाला चेंज हो रहा है। तो पहला बॉन्ड नहीं चेंज होता है, सेकंड बॉन्ड चेंज होता है। अच्छा, कोई बात नहीं। देखो सिग्मा और पाई का क्या कंसेप्ट है। कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसे सिग्मा बोलते हैं। कार्बन कार्बन में अगर डबल बॉन्ड है तो पहला सिग्मा उसके बाद वाला पाई, और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो पहला सिग्मा उसके बाद वाले दोनों क्या होते हैं? पाई होते हैं। तो अभी बस ध्यान रखिएगा अभी के लिए, फिर पूरा वीवीटी पढ़ाएंगे तो ये मेरे से ज्यादा नॉलेज आपके पास हो जाएगा इसके बारे में। पर अभी फिलहाल के लिए आप ध्यान रखिए, कार्बन और कार्बन किसी भी दो कंपाउंड के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। डबल बॉन्ड जब भी फॉर्मेशन होगा तो पहला सिग्मा दूसरा पाई, और फिर तीसरा बॉन्ड जब भी होगा तो पहला सिग्मा उसके बाद वाले दोनों पाई कहलाते हैं। तो यहां पे जब कभी भी हो रहा है तो ये पाई बॉन्ड ही मूव कर रहा है ना, दूसरा जो बॉन्ड है उसको पाई बॉन्ड बोलते हैं, तो पाई बॉन्ड से ही मूव कर रहा है। तो सिग्मा इज नॉट चेंजिंग, और सिग्मा इज नॉट चेंजिंग मींस स्ट्रक्चर इज नॉट चेंजिंग। इसलिए आप देखिए उसने बोला है इन ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर पोजीशन ऑफ एटम शुड बी सेम। सेकंड, दे शुड डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दे शुड डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कॉमा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन must be same in all the contributing structures. Number of unpaired electron must be same in all the contributing structure. Unpaired electrons की संख्या क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। अब देखिए यहां पर कितने लोन पेयर हैं? दो लोन पेयर हैं। अब बाकी सब जगह तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही एक नेगेटिव चार्ज आया, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, यहां पे एक लोन पेयर तो अभी भी प्रेजेंट है, एक लोन पेयर गायब है। एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? दो चार्ज। तो ये दो और दो चार, अभी भी यहां पे भी चार थे और यहां पे भी चार, फिर यहां पर दो और इसके पास तो दो है ही, अभी भी चार, यहां पर दो थे, इधर भी दो, अभी भी चार, और वापस से फिर किस में कन्वर्ट हो गए? अभी भी चार। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ क्या? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हुआ, बट द पोजीशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? चेंज हो गया। इलेक्ट्रॉन का पोजीशन में चेंज, बट उसका जो नंबर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम इन ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। द लास्ट पॉइंट, द एनर्जी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, द एनर्जी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। और वाई रेजोनेंस? तो पहला रीजन रेजोनेंस का यह था कि जो प्रॉपर्टीज एक स्ट्रक्चर नहीं बता पा रही है वो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर मिलकर वो प्रॉपर्टी आपको बता देती है, पहला रीजन। सेकंड, जब कभी भी रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस जब कभी भी होगा तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। दैट एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग द रेजोनेंस फेनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। जिस सिस्टम का जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उसका रेजोनेंस एनर्जी इतना ज्यादा, क्योंकि जब जितना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होगा वो स्ट्रक्चर उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, और जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा उसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा। अब सेकंड मेरा पॉइंट आना चाहिए, सर कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा? तो इसलिए हम लोगों ने ये निकाला स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी से ही हम पता करते हैं कि उसका रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा या कम। लिखें, नोट डालकर लिखिएगा, रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। एक्चुअल जो बॉन्ड एनर्जी है इन सारे का
और उसमें जो ये दो स्ट्रक्चर जो काफी स्टेबल थे, इनको जब आप माइनस करिएगा तो आपको क्या मिलता है? रेजोनेंस एनर्जी। पहली बात। सेकंड, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी, यानी जिसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेजोनेंस ज्यादा, वो ज्यादा स्टेबल। तो रेजोनेंस एनर्जी का डेफिनेशन लिखिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेजोनेंस, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेजोनेंस is known as resonance energy. Amount of energy released during resonance is known as resonance energy. Next, third point, resonance energy is directly proportional to number of resonating structure. Resonance energy is directly proportional to number of resonating structure. जिस स्ट्रक्चर के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उसका रेजोनेंस एनर्जी उतना क्या होगा? ज्यादा होगा। ओजोन का आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे? 2। इसके कितने हैं? 5। तो ये ज्यादा स्टेबल है, ओजोन ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो उतना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज करेगा, जिसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा वो उतना स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। द लास्ट पॉइंट, मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स मींस मोर रेजोनेंस एनर्जी। जिस स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड्स की संख्या ज्यादा होती है उसमें रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा होती है। गॉट इट? अब रेजोनेंस कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा मतलब वो न्यूट्रल स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि न्यूट्रल स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या ज्यादा है। वेयरएस जब आप इसे चार्ज, डिसोसिएशन ऑफ चार्ज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कम हो रहा है। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अगर कम और स्ट्रक्चर में चार्ज है, इसका मतलब ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर से कम स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। गॉट इट? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मतलब यहां पर जैसे 1 2 3 पाई, कितने सिग्मा, यहां पर कितने पाई कितने सिग्मा, तो 2 न्यूट्रल पाई सिग्मा, इसको गिनते हैं। गिनना सिखाऊंगा वीबीटी में, आई विल लेट यू काउंट कि कैसे पाई और सिग्मा गिनते हैं। फिलहाल पाई और सिग्मा किसे कहते हैं वो मैंने बता दिया है, लॉजिकली क्लियर होगा जब वीबीटी आएगा। हाँ, तो दोनों का कोवेलेंट सेम है, कोवेलेंट बॉन्ड सेम है, पर यहां डिसोसिएशन ऑफ चार्ज है, यहां पे न्यूट्रल है। न्यूट्रल इज स्टेबल देन डिसोसिएशन ऑफ चार्ज। मैं कह रहा ऐसा कोई स्ट्रक्चर जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होगा रिलेटेड टू अदर स्ट्रक्चर्स, तो वहां पे फिर आपको और कोई चीज नहीं देखना है, ऑब्वियस है कि उसका रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए कहीं पर C ट्रिपल बॉन्ड C स्ट्रक्चर है और कि C डबल बॉन्ड C है, और इन दोनों में अगर आपसे कोई कह दे कि कंपेयर करो कि किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ऊपर वाले का रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, और बुद्धि लगाना ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, ये जो ऑर्डर निकाले हैं, ये जो आपने ऑर्डर निकाला है, ये किस बेसिस पर निकाला? इसका कुछ तो नियम होना चाहिए ना कि आप रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनाते हैं उसका कुछ एक नियम होना चाहिए कि भाई किसके बेसिस पे आप स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे। लिखें स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। सबसे पहले, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज स्टेबल देन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज स्टेबल देन पोलर मॉलिक्यूल्स, एंड दैट वाज द पॉइंट ड्यू टू विच मैंने 1 और 5 को सबसे ज्यादा स्टेबल किया फ्रॉम अदर 3। क्यों? पहला और 5वां स्ट्रक्चर में पोलैरिटी है क्या? चार्ज नहीं है, बाकी तीनों में चार्ज है, तो चार्ज और अनचार्ज में कौन स्टेबल? चार्ज स्टेबल, तो 1 and 5 ज्यादा स्टेबल हो गया। लॉजिक पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, इफ इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल, इफ इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल, देन पॉइंट नंबर, उसके अंदर सब पॉइंट ए, पॉजिटिव चार्ज शुड बी, पॉजिटिव चार्ज शुड बी, पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर रहेगा तो ठीक रहेगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर। और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर रहेगा तो ठीक रहेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर उसका उल्टा है तो वो उसको क्या करता है? अनस्टेबल बनाता है। तो लिखें पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एंड नेगेटिव चार्ज मस्ट बी, negative charge must be on electronegative element to make the resonating structure stable,
टू मेक द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल। तो पॉजिटिव चार्ज एक पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर होना चाहिए, और जब जब ऐसा होता है तब आप ये कह सकते हैं कि वो एक अच्छा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और अगर इसका उल्टा हुआ, अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पॉइंट नंबर बी, द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस मस्ट बी लेसर, द डिस्टेंस बिटवीन opposite charges must be lesser in order to make the resonating structure stable. The distance between the charges must be lesser in order to make the resonating structure stable. तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाने में चार्जेस अपोजिट वाले करीब होने चाहिए, और यही रीजन था कि 2 और 4 को मैंने क्या लिख दिया, आगे लिख दिया, और लास्ट में फिर कौन आया, 3 आया, क्योंकि 3 के केस में अपोजिट चार्जेस मैक्सिमम दूरी पर थे। नेक्स्ट पॉइंट, यानी बाहर आ जाइए, थर्ड पॉइंट, कोनैनिकल स्ट्रक्चर हैविंग मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल, एक ही बात है। नेक्स्ट, कैनोनिकल फॉर्म, थर्ड पॉइंट माने फोर्थ पॉइंट, जो भी नंबर, नेक्स्ट पॉइंट, कैनोनिकल फॉर्म हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कैनोनिकल फॉर्म हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आर मोर स्टेबल। Canonical structure having negative charge on electronegative element and positive charge on electropositive element are more stable. The last point, स्टेबिलिटी का जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड मतलब इस पांच अगर मैं स्ट्रक्चर मैंने यहां पे बनाए हैं, तो अगर मैं से कोई पूछे कि इन दोनों, सपोज करिए 10 मिनट के लिए ये कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है, 10 मिनट में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, यहां से ये वापस यहां आ रहा है, मैं बोलूंगा कि लगभग 6 मिनट के आसपास स्ट्रक्चर इस फॉर्म में और इस फॉर्म में रहेगी। अगले 3 मिनट के लिए ये दोनों स्ट्रक्चर में ये एग्जिस्ट करेगा, और सिर्फ 1 ही मिनट के लिए जो सबसे लीस्ट स्टेबल था उसमें ये प्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में ही रेजोनेंस करते वक्त वो ज्यादा देर रहना पसंद करता है। जब आप जिस स्ट्रक्चर में आप स्टेबल हैं वहीं ना आप रहना पसंद करेंगे, और जो आपका लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा वहां बहुत कम समय के लिए रहेंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट कहता है स्टेबल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। स्टेबल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टेबल स्ट्रक्चर रहता है। द लास्ट पॉइंट, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी वैसे मैंने लिखवा दिया था। व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड जब वो रेजोनेंस में जाता है, और डेफिनेशन फॉर्मूला भी लिखवा दिया था, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस द मोस्ट स्टेबल स्टेज का जो उसका बॉन्ड एनर्जी है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रेजोनेंस, उसी को डेफिनेशन में लिख रहे हैं। द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, the difference in the energy of resonance hybrid, the difference in the energy of resonance hybrid and the most stable contributing structure is called resonance energy of molecule। resonance energy of the molecule, उसी को हम क्या कहते हैं? resonance energy of the molecule कहते हैं। The difference in the energy of resonance hybrid and the most stable contributing structure is called resonance energy। तो ये आपका resonance energy है। लास्ट एक कॉन्सेप्ट है बॉन्ड ऑर्डर का। What is bond order? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि number of bonds present between two atoms is called as bond order। तो लिख लीजिए नेक्स्ट, बॉन्ड ऑर्डर, number of bonds present between two atoms is known as bond order,
ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर मैं पूछूं तो क्या आंसर आएगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर 3। क्लोरीन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर 1। बॉन्ड ऑर्डर मींस नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। डन। लेकिन यहां पर जो रेजोनेंस हाइब्रिड हो रहा है तो यहां पे तो नंबर ऑफ बॉन्ड फिक्स्ड नहीं है ना, कहीं पर 1 है कहीं पर 2 हो रहा है, तो उसका कुछ फॉर्मूला होना चाहिए। राइट द फॉर्मूला। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूला कैसे लिखते हैं ऐसे लिखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, राइट, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म between 2 atoms in all structure, total number of bond formed between 2 atoms in all structures, 2 atoms in all structures, whole divided by total number of resonating structure, whole divided by total number of resonating structure. नोट डाल के लिख लीजिएगा, बॉन्ड ऑर्डर कैन बी 0, बॉन्ड ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, बॉन्ड ऑर्डर कैन बी fractional value. Bond order can be 0, bond order can be positive, bond order can be a fractional value. अब जरा चेक करते हैं इस पर्टिकुलर केस में। सपोज मैं चाहता हूं बॉन्ड ऑर्डर चेक करना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा। पहले स्ट्रक्चर में कितना बॉन्ड है? 1। दूसरे स्ट्रक्चर में कितना बॉन्ड है? 2। अगले स्ट्रक्चर में कितना बॉन्ड है? 2। अगले स्ट्रक्चर में कितना बॉन्ड है? 2। और लास्ट स्ट्रक्चर में कितना बॉन्ड है? 1। डिवाइडेड बाय हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर देयर? 5। सॉल्व कीजिए, 6 2 8, 8 बाई 5 इज योर आंसर। तो दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर को सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 1.6। 1.6 मतलब ना तो 100% ये है, ना तो 100% सिंगल बॉन्ड है, और 2 होता तो 100% डबल बॉन्ड होता। इसको सॉल्व करके आ रहा है 1.6 मतलब पार्शियल सिंगल बॉन्ड करेक्टर भी नहीं आ रहा क्योंकि 1.5 से ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो क्या बोलेंगे? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर यहां पर प्रेजेंट है। मतलब इसमें 1 आएगा मतलब सारा बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है वो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। और अगर 2 आया तो सारा है डबल बॉन्ड। दिस इज इक्वल टू 1.6। तो 1.6 आ गया मतलब 1.5 से ज्यादा, और 1.5 से ज्यादा मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। इसका मैक्स वैल्यू तो 3 होना चाहिए ना, मैक्स वैल्यू तो इसका 3 होना चाहिए ना, मैक्सिमम 3 होना चाहिए, उससे ज्यादा तो ऐसे भी संभव नहीं है क्योंकि 3 से ज्यादा बॉन्ड तो कहीं भी बनते नहीं है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको फेजान्स रूल लास्ट क्लास में बता दिया था, रेजोनेंस क्या होता है मैंने बता दिया है। अब ले देकर बस 3 ही थ्योरी आपके इस पूरे सिलेबस में रह जाती है। पहले थ्योरी का नाम है वीबीटी, उससे भी पहले आपको वीएसईपीआर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी, ये पढ़ाना है मुझे। सेकंड वीबीटी पढ़ाना है। वीबीटी और एमओटी के बीच में कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाना है, और एमओटी पढ़ाना है। ये 4 थ्योरी, ईच थ्योरी विल टेक ऑलमोस्ट 1 to 2 क्लास ऐसा लगेगा, मतलब तीनों थ्योरी पढ़ाने में मुझे 3 क्लास लगेगी और आपका ये सिलेबस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।